हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी चैप्टर सेकंड के पार्ट 4 के, जिसके अंदर अपन ने मुख्य रूप से जो नर युग्म कोदबिद है उसके परिवर्तन के बारे में पढ़ा था। उसके परिवर्तन के लिए अपन ने दो अवस्थाओं की बात की थी। एक अवस्था जो है परागण क्रिया से पहले चलती है और दूसरी अवस्था परागण क्रिया के बाद में। परागण क्रिया से पहले क्या होता है कि परागकणों के झड़ने से पूर्व ही परागकण में जो एक केंद्रक मौजूद था उसमें समसूत्री विभाजन होता है, जिससे उसी कोशिका में दो केंद्रक बन जाते हैं। एक बड़े आकार का होता है जिसे अपन कायिक केंद्रक कहते हैं, दूसरा छोटा आकार का होता है जिसे अपन जनन केंद्रक कहते हैं। ठीक है। फिर बोला था जनन केंद्रक के पास भित्ति का निर्माण हो जाता है, जिससे अब परागकण जो है द्विकोशिक अवस्था में हो जाता है। बड़ी कोशिका कायिक कोशिका और जो छोटी कोशिका होती है उसे अपन जनन कोशिका नाम देते हैं। ठीक है। इसके बाद बोला था इसी स्थिति में परागकोश का स्फुटन होता है और परागकण जड़ते हैं। पहले ही बताया था कि परागकण अधिकतर जो आवृतबीजी पादप है उनके अंदर परागकणों का जो जड़ना होता है वो द्विकोशिक अवस्था के अंदर ही होता है। ठीक है। उसके बाद अपने द्वितीय अवस्था में बात की थी कि द्वितीय अवस्था कब चलती है, जब परागकण झड़कर अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर या उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो दूसरी अवस्था शुरू होती है नर युग्म कोदबिद के परिवर्तन की। उसके अंदर अपन ने बोला था मुख्य रूप से क्या होता है कि जो अंतःचोल परागकण की भित्ति के अंदर उपस्थित जो अंतःचोल है वो अतिवर्धी के रूप में बाहर निकलता है और वहां पे पराग नलिका का निर्माण शुरू होता है। पराग नलिका के निर्माण में मुख्य भूमिका कायिक कोशिका निभाती है। जैसे ही पराग नलिका का निर्माण होना शुरू होता है उस पराग नलिका में बड़ी कोशिका का जो कायिक केंद्रक है वो आगे चलता है, पीछे जो है जनन कोशिका चलती है। इसी जनन की ये जो गति की जो क्रिया होती है उसके अंदर क्या होता है, जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है और दो नर युग्मों का क्या करती है, निर्माण करती है। तो ये अवस्था थी अपनी मुख्य रूप से किसकी, द्वितीय अवस्था परागण क्रिया के बाद होने वाली अवस्था। और अपन ने बोला था अधिकतर पादपों में द्विकोशिक अवस्था में परागकण गिरते हैं और पराग नलिका का निर्माण वर्तिकाग्र पर ही होता है या नर युग्मों का निर्माण वर्तिकाग्र पर ही। आज अपन बात करेंगे चैप्टर सेकंड के फोर्थ पार्ट का, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे मुख्य रूप से मादा युग्म कोदबिद का मादा युग्म कोदबिद की संरचना एवं परिवर्तन। मादा युग्म कोदबिद मुख्य रूप से अपन भ्रूणकोश को कहते हैं वैसे तो मादा युग्म कोदबिद, लेकिन अपन पुष्प की बात करें तो अपन ने शुरुआत से ही पढ़ा था पुष्प के अंदर दो जनन चक्र होते हैं। एक ही बात अपन ने कर ली। दूसरा जो सबसे आंतरिक चक्र होता है उसे अपन ने नाम दिया था क्या, जायांग। जायांग ही पुष्प का क्या होता है, मादा जनन। क्या चीज होती है, मादा जनना। ठीक है। और ये पूरा चक्र है, इसके अंदर एकल इकाई को अपन क्या नाम देते हैं, अंडक। एकल इकाई को अपन नाम देते हैं क्या, अंडक। ठीक है। ये हो गई इसकी क्या, एकल इकाई। इसका अर्थ क्या हुआ, कई जो जायांग है एक अंडक से बने होंगे और कई जो है एक से अधिक अंडक से बने होंगे। जो जायांग एक से अधिक अंडक से बने होंगे उन्हें अपन नाम देंगे क्या, बहुअंडकी जायांग। ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन बहुअंडकी जायांग है। अगर इसकी बात करें तो ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं कि इनके अंदर मौजूद जायांग है एक से अधिक अंडकों से मिलकर बना, तो इसके अंदर अंडकों की जो व्यवस्था है वो आपस में जुड़ी हुई है या एक दूसरे से अलग है, उसके आधार पे भी अपन दो नाम देते हैं। एक तो होता है युक्तांडकी जायांग, बहुअंडकी में मिलता है। कौन सा, युक्तांडकी, और दूसरा होता है वियुक्तांडकी। यहाँ युक्तांडकी नाम से आपको लेना है कि सारे के सारे जो जायांग के अंदर मौजूद है अंडक वो क्या है, संयुक्त, सारे
संयुक्त अंडक। और अगर एक जायांग के अंदर मौजूद एक से अधिक जो अंडक है वो एक दूसरे से क्या है, अलग अलग जुड़े हुए नहीं है, तो उस स्थिति को अपन नाम क्या देते हैं, वियुक्तांडपी जायांग। ये जायांग के दो प्रकार हो गए। कौन से वाले जायांग के, बहुअंडपी जायांग। और बहुअंडपी जायांग किसे कहते हैं अपन, जब जायांग में एक से अधिक अंडक क्या हो, उपस्थित है। तो पुष्प के अंदर मुख्य रूप से मादा जननांग कौन होता है, जायांग होता है, और उसकी एकल इकाई को अपन क्या नाम देते हैं, अंडक देते हैं। ठीक है, अंडक की बात करें तो उसके भी 3 भाग जिनके बारे में अपन ने पुष्प की संरचना में पढ़ा भी था। 3 भाग कौन कौन से होते हैं, सबसे ऊपरी भाग जो मंच की तरह कार्य करता है, जिस पर पराग कण आकर गिरते हैं, उसे अपन क्या नाम देते हैं, वर्तिका। दूसरा जो अपना भाग होता है वो नलिकाकार भाग होता है, जिसे अपन नाम देते हैं अवर्तिका। ठीक है, और तीसरा जो है अपना पार्ट कौन सा होता है, अंडाशय। ये 3 भाग होते हैं, इनकी अपन डिटेल स्टडी आगे करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अंडक की संरचना के बारे में। इसके बारे में मैंने पहले बताया था, इसके कितने भाग होते हैं, 3 भाग। तीनों के नाम तीसरी बार रिपीट हो रहे हैं, आई होप आपको पता होगा। पहला भाग जो होता है सबसे ऊपरी भाग जो मंच की तरह कार्य करता है, उसे अपन क्या नाम देते हैं, वर्तिका। दूसरा कौन सा होता है, नलिकाकार भाग, जिसे अपन नाम देते हैं वर्तिका। तीसरा फूला हुआ आधारी भाग, जिसे अपन क्या नाम देते हैं, अंडाशय। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे ऊपरी भाग हो गया फूला हुआ भाग, जिसे अपन नाम दे रहे थे क्या, वर्तिका। उसके बाद हो गया नलिका का भाग, और अंत में हो गया आधारी भाग। ठीक है, इन तीनों की बात करें, यहाँ पर परागकण मुख्य रूप से आकर क्या होते हैं, गिरते हैं। इस भाग को अपन क्या नाम देते हैं, वर्तिका। ठीक है, अब यहाँ पे गिरने वाले जो परागकण होंगे वो द्विकोशिक होंगे। यहीं पर क्या होगा, परागकण से अंकुरण होगा, किसका निर्माण होगा, पराग नलिका का। तो आगे वाला जो भाग है, द्वितीय भाग नलिकाकार भाग, उसका क्या काम हो गया कि भाई पराग नलिका को अंड को अंडाशय में पहुंचने के लिए क्या करना, रास्ता प्रदान करना। तो नलिकाकार भाग का कार्य हो गया जो परागकण के अंकुरण से निर्मित जो पराग नलिका है उसको अंडाशय तक रास्ता प्रदान करना। तीसरा जो भाग है फूला हुआ आधारी भाग, वो अपना कौन सा होता है, अंडाशय होता है। अंडाशय के अंदर अनेक गोलाकार संरचनाएं होती है। ठीक है, अंडाशय के अंदर मतलब एक गोलाकार संरचना भी हो सकती है और एक से अधिक भी हो सकती है। इन गोलाकार संरचनाओं को अपन क्या नाम देते हैं, बीजांड नाम। ठीक है, बीजांड को अपन गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं। यहाँ पे मैं छोटा सा एक सिंगल बीजांड दिखाता हूं। ये इस प्रकार की संरचना मौजूद होती है। पहले एक बार अपन बात कर लेते हैं वापस। वर्तिकाग्र था जो मंच की तरह कार्य करता है। कार्य क्या है इसका, मुख्य रूप से पराग कणों को एक्त्रीकरण बोले या परागकणों को अंकुरण के लिए सतह प्रदान करना, ये कार्य कौन करता है, वर्तिकाग्र। दूसरा जो है वर्तिका भाग, वो निर्मित पराग नलिका जो होती है किससे, परागकण से, उसको रास्ता प्रदान करती है ताकि वो आगे जाके अपने नर युग्मकों को अंडाशय के अंदर, बीजांड के अंदर, भ्रूणकोश के अंदर मुक्त कर सके। तीसरा और सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट जो होता है आधारी भाग, जिसे अपन नाम दे रहे हैं क्या, अंडाशय। अंडाशय के अंदर पहले ही बोला है कि भी छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं होती है जिन्हें अपन क्या नाम देते हैं, बीजांड नाम। ठीक है, इन संरचनाओं की बात करें, बीजांड के अंदर क्या मौजूद होता है, भ्रूणकोश, जिसे एम्ब्रियो सैक भी नाम देते हैं। एक भ्रूणकोश होता है, एक भ्रूणकोश। ठीक है, कोश और कोश में अंतर है, वो अपन अभी आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद भ्रूणकोश के अंदर मादा युग्मक के रूप में क्या पाई जाती है, आपकी अंडकोशिका। ठीक है, अगर अपन बात करें
तो अपन ने बोला था अंडक को अपन ने गुरु बीजाणु पर्ण नाम दिया था। अंडक के अंदर जो मौजूद बीजाणु होते हैं उनको अपन नाम देते हैं गुरु बीजाणुधानी। ये अन्य नाम है कुछ, मेगास्पोरेंजियम भी बोलते हैं इसको। उसके बाद जो भ्रूण कोश है उसको मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, मादा युग्म कोदविद। ठीक है, पादपों में नर युग्म कोदविद और मादा युग्म कोदविद का नाम आना चाहिए। नर युग्म कोदविद मुख्य रूप से किसे कहा जाता है, परागकण, जबकि मादा युग्म कोदविद किसे कहा जाता है, भ्रूण कोश। ठीक है, तो आधारी भाग अंडा से एक से अधिक बीजांडों से निर्मित होता है। बीजांड के अंदर क्या उपस्थित होता है, भ्रूण कोश, और भ्रूण कोश में क्या पाई जाती है, अगुणित अंड कोशिका, जिसे अपन मादा युग्मक नाम देते हैं। ठीक है, तो ये अपनी संरचना थी अंडक या गुरु बीजाणु पर्ण की। आगे अपन बात करते हैं व्यवस्था की। अंडक में बीजांड की व्यवस्था। ठीक है, अंडक जो है उसका एक भाग होता है जिसे अपन ने नाम दिया था, सबसे आधारी भाग, जिसका नाम क्या था, अंडाशय। ठीक है, अंडाशय में क्या पाई जाती है, अंडाशय भित्ति। ठीक है, आपको अपन एक डायग्राम की सहायता से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये मान लो आपकी क्या है, अंडाशय भित्ति। ठीक है, आगे बात करते हैं कि भाई बीजाणु जो है अंडाशय भित्ति से एक वृंतनुमा संरचना द्वारा जुड़ा रहता है। उस वृंतनुमा संरचना को अपन नाम देते हैं क्या, बीजांड वृंत। ठीक है, ये अपना क्या है, ये क्या है, बीजांड है, और ये क्या है, अंडाशय भित्ति। तो अंडाशय भित्ति को बीजांड से जो जोड़ने वाली संरचना है उसको अपन क्या नाम देते हैं, बीजांड वृंत। ठीक है, अब वापस ध्यान देना, अंडाशय भित्ति पर बीजांड वृंत जिस पॉइंट पे जुड़ा होगा, जिस बिंदु पर जुड़ा होगा, उस बिंदु को अपन नाम देते हैं क्या, बीजांड न्यास। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, ध्यान से देख लें इनको। ठीक है, अपन ने बोला था अंडाशय भित्ति और बीजांड को जोड़ने वाली जो वृंतनुमा संरचना होती है, बीजांड वृंत। अंडाशय भित्ति पर बीजांड वृंत जिस बिंदु से जुड़ा होगा उसे अपन क्या नाम देते हैं, बीजांड न्यास, प्लेसेंटा भी बोलते हैं उसको। नेक्स्ट, बीजांड वृंत बीजांड के जिस भाग से जुड़ा होगा, ये बीजांड वृंत है और ये भाग है, वो पॉइंट है जहां से ये बीजांड से जुड़ा हुआ। किससे, बीजांड से। उस पॉइंट को अपन क्या नाम देते हैं, नाभिक या हाइलम। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। ये होता है फ्यूनिकल, और बीजांड को पहले पता है कौन सी चीज बोलते हैं, ओव्यूल। ठीक है, तो ये व्यवस्था थोड़ी सी ध्यान में रहे। अंडक के अंदर बीजांड की व्यवस्था की बात करें तो अंडक में पाया जाता है अंडाशय, और अंडाशय में क्या होती है, अंडाशय भित्ति। अंडाशय भित्ति और बीजांड को एक वृंतनुमा संरचना आपस में जोड़ कर रखती है, उसे अपन क्या नाम देते हैं, बीजांड वृंत। बीजांड वृंत अंडाशय भित्ति पर जिस बिंदु से जुड़ा होगा उसे अपन क्या नाम देंगे, बीजांड न्यास। बीजांड वृंत, ये जो बीजांड है उसके जिस स्थान पर जुड़ा होगा उसे अपन क्या नाम देंगे, नाभिक। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे अपन बात करते हैं बीजांड, जिसे अपन गुरु बीजाणुधानी भी नाम देते हैं, उसकी संरचना के बारे में। ठीक है, उसकी संरचना को पढ़ने से पहले उसका अपन डायग्राम फिगर आउट कर लेते हैं। उसकी संरचना मुख्य रूप से गोलाकार, लगभग गोलाकार संरचना होती है।
बीजांड की संरचना में इसका अधिकतर जो भाग होगा वो मर्दूत की कोशिका यानी पैरेन्काइमेटस सेल से निर्मित होगा, जिसे अपन क्या नाम देंगे, बीजांड का या न्यूसेलस। ये जो भाग है इसमें ये पैरेन्काइमेटस सेल्स है और मुख्य रूप से क्या है, न्यूसेलस पार्ट। इस प्रकार ये पूरे न्यूसेलस में क्या होगी, पैरेन्काइमेटस सेल्स। ठीक है, न्यूसेलस के अंदर जो दूसरी संरचना आपको जो राउंड स्ट्रक्चर या गोलाकार संरचना दिखाई दे रही है वो है भ्रूणकोश। भ्रूणकोश एम्ब्रियो सैक, जिसे अपन ने दूसरा नाम दिया था मादा युग्म कोश। ठीक है, अब बात करते हैं इस संरचना की। बात करें तो ये जो मुख्य संरचना है, बोला था जो मुख्य संरचना है मर्दूत की कोशिका या पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है, उसे अपन नाम क्या देते हैं, बीजांड का, बीजांड काय। ठीक है, ये जो बीजांड काय है एक या दो पतली परतों के आवरण द्वारा घिरी रहती है। इन आवरण को अपन क्या नाम देते हैं, अध्यावरण नाम। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ठीक है, तो बीजांड काय जिन परतों द्वारा आवरित रहता है उसे अपन क्या नाम देते हैं, अध्यावरण। अध्यावरण में परतों की संख्या कितनी है उसके आधार पर भी उसका अपन वर्गीकरण पढ़ेंगे। पहले बात कर लेते हैं संरचना की। तो संरचना में बाहर वाली परत तो क्या कहलाएगी, बाह्य अध्यावरण। ठीक है, अंदर वाली परत जो है वो कहलाएगी क्या, अंत अध्यावरण। अब ये जो बीजांड काय है उस बीजांड काय के चारों ओर ये जो अध्यावरण है सतत नहीं है। कुछ स्थान पर अध्यावरण नहीं पाया जाता, वो स्थान जो नलिकाकार है यहाँ पे, उस स्थान को अपन नाम देते हैं क्या, बीजांड द्वार। माइकोपाइलर एंड भी बोलते हैं इसको। मतलब बीजांड काय की संपूर्ण संरचना में ये जो अध्यावरण भाग है वो सतत रूप से नहीं पाया जाता, उस स्थान को अपन क्या नाम देते हैं, बीजांड द्वार। आगे अपन बात करें तो इसकी संरचना में ये पहले ही बोला था ये बीजांड ग्रंथ था और जिस स्थान से जुड़ता है उस स्थान को अपन ने नाम दिया था नाभिक। ठीक है, और यहाँ पे अंडाशय भित्ति से जिस स्थान से जुड़ता था उसे अपन ने नाम दिया था बीजांड। तो अपन बात कर रहे थे सबसे पहले तो बीजांड काय की अधिकतर भाग, मुख्य भाग। ठीक है, उसके बाद अपन ने बात की थी कि ये एक या दो से अधिक परतों से घिरा रहता है जिसे अपन अध्यावरण कहते हैं। इन दोनों को सम्मिलित रूप से अध्यावरण, बाहर वाली परत बाह्य अध्यावरण, अंदर वाली परत अंत अध्यावरण। और ये अध्यावरण जो है इस बीजांड काय के चारों ओर सतत रूप से नहीं होता, जिस स्थान पे ये नहीं पाया जाता उसे अपन क्या नाम देते हैं, बीजांड द्वार। ठीक है, अब बीजांड द्वार का विपरीत भाग या अपन बोले बीजांड काय का आधारी भाग, ये भाग जो है वो कहलाता आपका कैलाजल एंड। मुख्य रूप से अपन नाम दे इसको तो कौन सा, कैलाजल एंड। ये था माइकोपाइलर बीजांड द्वार और इसका विपरीत भाग जो है वो होता है कैलाजल एंड। बीजांड द्वार का विपरीत भाग कैलाजल एंड, जिसे हिंदी में अपन नाम देते हैं निभाग। ठीक है, यहाँ पे अपन ने बोला था बीजांड व्रण जिस भाग से जुड़ा था यहाँ, ठीक, उसको अपन ने नाम दिया था नाभिक। ठीक है, जबकि बीजांड द्वार का विपरीत भाग क्या कहलाता है, निभाग है। आगे अपन बात करें, ये जो बीजांड काय है उसकी संरचना के अंदर एक गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसे अपन क्या नाम देते हैं, भ्रूणकोश। ये क्या है आपका, भ्रूणकोश। ठीक है, इस भ्रूणकोश के अंदर 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय अवस्था मिलती है। टोटल कोशिकाओं की संख्या कितनी, 7 और केंद्रकों की संख्या 8। ठीक है, अगर अपन बात करें ये 7 कोशिकाएं किस प्रकार व्यवस्थित होगी, तो सबसे पहले बीजांड द्वार सिरे की तरफ जो है 3 कोशिकाओं का समूह होगा। ध्यान रख लें, बीजांड द्वारी सिरे की तरफ 3 कोशिकाओं का समूह होगा, जिसमें से बड़े आकार की जो कोशिका होगी उसे अपन नाम देंगे अंड कोशिका या मादा युग्मक,
और उसके साइड में या पार्श्व स्थिति में दो छोटे आकार की कोशिकाएं होंगी जिसे अपन नाम देंगे सिनर्जिड्स या सहायक कोशिका। तो ध्यान रख लेना, भ्रूण कोश में बीजांड द्वार कोशिका या बीजांड द्वार जो सिरा है उस पर 3 कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसे अंड समुच्चय कहते हैं। तीनों कोशिकाओं के समूह को अपन क्या नाम देते हैं? अंड समुच्चय। इस समुच्चय के अंदर जो बड़े आकार की कोशिका होती है, केंद्रीय अपन बोले या मध्य कोशिका जो होती है, उसे अपन नाम देते हैं अंड कोशिका, और इसकी पार्श्व स्थिति में 2 कोशिकाएं जो मौजूद रहती है उसे अपन नाम देते हैं सहायक कोशिका। ठीक है, तो ये था बीजांड द्वार सिरे की तरफ। अब बात करते हैं निभागी सिरे की तरफ। भ्रूण कोश में ये है निभागी सिरा, यहाँ पर 3 कोशिकाएं समान आकार की पाई जाएगी जिन्हें अपन नाम देंगे प्रतिव्यांसक कोशिका। कौन सी कोशिकाएं? प्रतिव्यांसक। ये थी अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिकाएं, और निभागी सिरे की तरफ 3 कोशिकाओं का जो समूह था उसे अपन ने नाम दिया था प्रतिव्यांसक कोशिका। ठीक है, इसी भ्रूण कोश के केंद्रीय भाग में एक कोशिका होगी जिसे अपन केंद्रीय कोशिका नाम देते हैं। उसके अंदर 2 केंद्रक मौजूद होते हैं। ठीक है, ध्यान रख लेना, भ्रूण कोश की संरचना में बीजांड द्वारी सिरे पर 3 कोशिकाओं का समूह अंड समुच्चय। इस समुच्चय में बड़ी कोशिका अंड कोशिका और 2 पार्श्व कोशिकाएं होती है जिन्हें सहायक कोशिका कहते हैं। भ्रूण कोश में ही निभागी सिरे की तरफ 3 कोशिकाओं का समूह होगा जिसे अपन क्या नाम देंगे? प्रतिव्यांसक कोशिका। ठीक है, और भ्रूण कोश में ही केंद्र में एक कोशिका मौजूद होगी जिसके अंदर केंद्रकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। इसे अपन ध्रुवीय कोशिका या केंद्रीय कोशिका भी कहते हैं। ये दोनों केंद्रक बाद में आपस में संयुक्त होकर किसका? द्वितीय केंद्रक का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो अगर अपन इसको शॉर्ट स्ट्रेच करें, पार्ट्स की बात करें गुरु बीजाणु धनी या बीजांड के, तो सबसे पहले अपन ने बात की थी इसकी संरचना में अपन को क्या चीज मिलेगी, थोड़ा मैं बड़ा लिख देता हूं। पहला पार्ट क्या था अपना? बीजांड का। ठीक है, सबसे पहले तो बीजांड जो होता है वो कैसी संरचना है? गोलाकार संरचना होती है, और उसके अंदर पहला पार्ट अपन ने पढ़ा था बीजांड का। बीजांड का क्या होता है कि बीजांड की संरचना का अधिकतर जो भाग है मर्दूत की कोशिकाओं से निर्मित होता है जिसे अपन क्या नाम देते हैं? बीजांडकाय। बीजांडकाय के अंदर ही क्या उपस्थित होता है? भ्रूण कोश। ठीक है, तो ये हो गया अपना कौन सा? अधिकतर भाग, और कौन सी कोशिकाओं से निर्मित? मृदुत की कोशिकाओं से निर्मित। ठीक है, दूसरा भाग था अपना क्या? अध्यावरण या इंटेग्यूमेंट। बोला था बीजांडकाय 1 से 2 परतों द्वारा घिरा रहता है। इन परतों को अपन क्या नाम देते हैं? अध्यावरण। ठीक है, अध्यावरण की उपस्थिति व उनकी संख्या के आधार पर अध्यावरण के 3 प्रकार होते हैं। बीजांड के 3 प्रकार होते हैं। अध्यावरण उपस्थित है या नहीं है, या फिर उपस्थित है उसके अंदर परतों की संख्या कितनी है। जैसे पहला है अपना कौन सा? एक अध्यावरण, नाम भी शो कर रहा है, एक अध्यावरण। दूसरा है द्वि अध्यावरण, और तीसरा है अन अध्यावरण। क्या स्थिति होती है ये? तो देखो, एक अध्यावरण का मतलब अध्यावरण उपस्थित है और एक ही अध्यावरण उपस्थित, एक ही परत उपस्थित। ठीक है, द्वि अध्यावरण का अर्थ क्या हुआ? अध्यावरण उपस्थित है और उस अध्यावरण में परतों की संख्या कितनी? 2 परत प्रेजेंट। ठीक है, अन अध्यावरण में सीधा ही नाम बता रहा है, अध्यावरण कंप्लीटली क्या रहेगा? एब्सेंट। ठीक है, तो ये चीजें होगी। उसके बाद इसके पार्ट्स में अपन बात करें, अध्यावरण के बाद में अपन ने बोला था मुख्य रूप से क्या? बीजांड द्वार। क्या परिभाषा थी इस बीजांड द्वार की? बोला था कि अध्यावरण बीजांडकाय को संपूर्ण रूप से नहीं ढकते, कुछ स्थानों पर
ये जो बीजांडकाय है वो मुक्त रहता है किससे, अध्यावरण से। उस स्थान को अपन क्या नाम देते हैं, बीजांडद्वार। ठीक है, तो ये पहला हो गया था बीजांडकाय, दूसरा अध्यावरण, तीसरा बीजांडद्वार। चौथा अपना जो पार्ट था उसमें बोला था बीजांडद्वार का विपरीत भाग, या फिर अपन बोले बीजांडकाय का आधाई भाग, जिसे अपन क्या नाम देते हैं, निभाग कहते हैं। इसी निभाग भाग से मुख्य रूप से अध्यावरणों की क्या होती है, उत्पत्ति। अध्यावरणों की उत्पत्ति कहां से होती है, निभाग भाग। ठीक है, नेक्स्ट फिर पांचवा, बीजांडकाय के अंदर अपना कौन सा भाग था, भ्रूणकोश। भ्रूणकोश को अपन ने नाम दिया था क्या, मादा युग्मकोश। ठीक है, और ये कैसी थी संरचना थी, 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय संरचना। इसका मीनिंग देते हैं, जो भ्रूणकोश संरचना आपको दिखाई दे रही है उसके अंदर कोशिकाओं की संख्या गिना 1 2 3 4 5 6 और 7 आए, लेकिन ये डॉट पॉइंट जो है, जो अपन कोशिका के अंदर केंद्रक बता रहे हैं, उनकी संख्या कितनी आएगी, 8 आएगी। 3 तो किसमें, अंड समुच्चय में, 3 हो गए प्रतिव्यंजक कोशिकाओं में, और 2 केंद्रक कहां हो गए, केंद्रीय कोशिका। तो इस प्रकार एक ऐसी संरचना हो गई 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय संरचना। तो ये अपनी कंप्लीट संरचना है इसकी बीजांड या गुरु बीजांड। आगे अपन बात करेंगे एक बार आगे वापस, ये तो भ्रूणकोश आएगा, लेकिन पहले इसकी संरचना के अंदर कौन सी कोशिकाएं कहां होती है वो एक डायग्राम से समझते हैं। देखो आगे बात करते हैं भ्रूणकोश की। ठीक है, यहाँ पे पूरा अपन नॉमिनेशन नहीं कर पाए थे भ्रूणकोश को, इसलिए इस चीज को अपन बाहर लेते हैं और उसके अंदर नॉमिनेशन करते हैं। भ्रूणकोश की संरचना की बात करें तो पहले ही बोला था ये कैसी है, 7 सेल प्लस 8 न्यूक्लियाई स्टेज। ठीक है, 7 कोशिकीय या 8 केंद्र की अवस्था। इसके अंदर बोला था जो बीजांडद्वारी सिरा है उसकी तरफ 3 कोशिकाओं का समूह होता है, जिसमें से एक कोशिका बड़े आकार की और 2 कोशिकाएं छोटे आकार की होती है। जो बड़े आकार की कोशिका होती है उसे अपन क्या नाम देते हैं, अंड कोशिका। ठीक है, ये कोशिका जो होती है अगुणित होती है। फिर बात करें सहायक कोशिकाओं, मतलब अंड कोशिकाओं की 5 सर्व स्थिति में 2 कोशिकाएं और मौजूद होती है, जिन्हें अपन क्या नाम देते हैं, सहायक कोशिका। इन दोनों अंड कोशिका और सहायक कोशिकाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, अंड समुच्चय, एग एपरेटस या फिर अंड समुच्चय। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये कौन सा एंड था, बीजांडद्वारी सिरा, माइकोपाइलर एंड था, जिसे अपन नाम दे रहे हैं बीजांडद्वारी सिरा, जिसकी तरफ तो क्या हो गया, अंड समुच्चय। इसका विपरीत सिरा कौन सा होता है, निभागी सिरा। कौन सा, निभागी सिरा। तो भ्रूणकोश के अंदर निभागी सिरे की तरफ 3 कोशिकाएं पाई जाती है। इस प्रकार से तीनों समान आकार की होती है। इन तीनों कोशिकाओं को अपन क्या नाम देते हैं, पट्टिव्यांसक। पट्टिव्यांसक या फिर दूसरा नाम देते हैं पट्टिमुखी कोशिका। पट्टिमुखी कोशिका। ठीक है, अब इसी भ्रूणकोश के केंद्रीय स्थिति में एक कोशिका मौजूद होती है जिसके अंदर 2 केंद्रक होते हैं। इस कोशिका को अपन क्या नाम देते हैं, केंद्रीय कोशिका। ठीक है, सबकी गुणिता की बात करें तो अंड कोशिका अगुणित थी,
सहायक कोशिकाएं भी अगुणित, प्रतिव्यांशित कोशिकाएं भी क्या होती है, अगुणित, केंद्रीय कोशिकाएं भी अगुणित होती है। यहाँ पे स्थिति है n+n, मतलब दोनों कोशिका के अंदर मौजूद दोनों केंद्र कैसे हैं, अगुणित। ये हो गई अपनी पूर्ण कोश की संरचना। बीजांड द्वारा सिरे पर 3 कोशिकाओं का समूह, एक बड़ी कोशिका अंड कोशिका, 2 पार्श्व कोशिकाएं सहायक कोशिका, ठीक है। निपा के सिरे पर 3 कोशिकाओं का समूह जिन्हें अपन क्या नाम देते हैं, प्रतिव्यांशित या प्रतिमुखी कोशिकाएं, और केंद्रीय भाग में एक कोशिका जिसके अंदर कितने केंद्रक मौजूद, 2 केंद्रक, जिसे अपन केंद्रीय कोशिका, इसे कई बार ध्रुवीय कोशिका भी नाम देते हैं। ध्रुवीय कोशिका इसके नाम देते हैं कि इसका जब डेवलपमेंट होगा तो एक एक केंद्रक ध्रुव की तरफ से आएगा, एक इस ध्रुव से आएगा और एक इस ध्रुव से, ठीक है। चलते हैं आगे। तो आज अपन ने पढ़ा था बीजांड की संरचना के बारे में। इसका जो क्वेश्चन है 2019 के बोर्ड में आ चुका है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। जो आज अपन ने पढ़ा था वो मुख्य रूप से एनाट्रोपस ओवियोडिया किसकी संरचना थी, प्रतिबीजांड, ठीक है। इसका क्वेश्चन 2019 के अंदर 2 मार्क्स का एज इट इज आ चुका है। इसकी स्ट्रक्चर पूछी थी कि प्रतिबीजांड की संरचना का वर्णन कीजिए। इसके अंदर डायग्राम बना के उसके विभिन्न भागों को क्या करना था, वर्णन। आज के लिए इतना ही। आगे अपन पार्ट 5 में इस चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे। जो भी काम यहाँ पे समझाने का हो रहा है, चाहे फिजिक्स में हो रहा है, चाहे केमिस्ट्री में हो रहा है, अब तो हिंदी भी स्टार्ट हो गया, आप लोग क्या करें, नोट मेकिंग का काम करें, जितना हो सके एज इट इज उतारें और उसको पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। वीडियो को 1 से 2 बार देखें। बोर्ड पे जो चीज है अगर फटाफट हो रही है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके उसका नोट मेकिंग का काम करें। थैंक यू।